हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम जो है चैप्टर पढ़ेंगे हमारा बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी तो इसके प्रिंसिपल्स और इसकी जो प्रोसेस है इसके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि हम जो वर्ड लिख रहे हैं या इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जो है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, बायो एंड टेक्नोलॉजी, है ना। अब बायो तक मतलब हमें पता है कि जो लिविंग चीज़ों के रिगार्डिंग हम लोग डील करते हैं वो सब कुछ बायो है, हमारे लिए बायोलॉजी है। तो जब हमने लिविंग चीज़ों के लिए इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो उसको हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और सिंपल शब्दों के अंदर शॉर्ट में हम इसको बायोटेक बोल देते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, इसके अंदर हम लोग किसी भी बैक्टीरियल सेल, किसी भी प्लांट सेल या किसी भी वायरस के, एनिमल सेल के, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी सेल को, किसी पार्ट को इस तरीके से हम उनको क्या करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं और किसी न किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए या किसी नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में क्या है कि ये किसी भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उसको टेक्नोलॉजी के साथ में मिक्स करके हमने कोई यूज़फुल अपना काम करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है पुराने टाइम के अंदर, अगर हम इसको बात करें हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की, ओल्ड बायोटेक के अंदर हम लोग सिर्फ अपनी सिंपल प्रोसेसेस की बात करते थे। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं मेकिंग ऑफ कर्ड है, ठीक है, अब दही बनाना है, तो दही बनाने में क्या है, मिल्क के अंदर हमें पता है जो प्रोटीन्स होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं हम लोग, तो उससे हम लोग दही बना लेते हैं। ठीक है, कोई किसी टाइप का अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहलिक प्रोडक्शन के लिए भी हमें पता है हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो वो सब कुछ जो है पुराना, ये सब हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ऐसे चीज़ प्रोडक्ट बनाने हैं, कुछ भी बनाना है। लेकिन हमारी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जीएमओस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जीएमओस क्या होते हैं, ये होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी बोल दिया जाता है, क्योंकि हमने इनके अंदर क्या किया होता है, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया होता है। इनकी जीन्स के अंदर इनका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, हम इसके अंदर चेंज लाते हैं अपने मैनकाइंड के जो फायदे के लिए, इस पर्पस के लिए। तो वो हमारी आजकल की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का काम है। ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर हमें बहुत सारे जो हैं वेक्टर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स का काम होता है, किसी होस्ट का हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, और फॉरेन डीएनए है, होस्ट का डीएनए है, और अलग अलग जो है हमारे पास में एंजाइम्स का काम आता है। ये सब कुछ जो है हम इसके अंदर देखते हैं। तो उनके अंदर मॉडिफिकेशन करके हम लोग क्या बनाते हैं, जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डीएनए के अंदर, जीन के अंदर चेंज ला रहे हैं, तो इस वजह से इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन के तरीके को हम लोग जो हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के डीएनएस को क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं और उनसे कोई नया डीएनए बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर है। तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर पूरी की पूरी हमारी जो प्रोसेस है, इसको हम लोग दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो
इसमें हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की, और दूसरा हम इसके अंदर बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग की। अब जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग लगभग क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास में एनिमल सेल है या कोई प्लांट सेल है, ठीक है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाई जाती है किसी भी पर्पस के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग जो केमिकली इसके अंदर चेंज लाते हैं वो किस लिए लिया जाता है, सो दैट हमें अलग अलग टाइप के केमिकल प्रोडक्ट्स मिल सकें। जैसे कि हम लोग अगर वैक्सीन्स बना रहे हैं, एंजाइम्स बना रहे हैं, ठीक है, या कुछ प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? तो जेनेटिक और केमिकल इंजीनियरिंग का जो है हम आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि इसके अंदर हमें अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ये देखते हैं, ये इसका प्रिंसिपल है हमारी डीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि या तो हम इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियर करेंगे या फिर इसके अंदर हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे। तो पूरा का पूरा अब प्रिंसिपल कैसे काम करता है इसका बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम इसके अंदर डिटेल में चलेंगे। कि हम लोग मान लो किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस ऑर्गेनिज्म से जिसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी जीन्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे उसकी बॉडी से। सेपरेट करने के बाद हम उनके अंदर मॉडिफिकेशन लाएंगे। मॉडिफिकेशन ला करके हम उसको किसी ना किसी चीज़ की सहायता से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे जिसके अंदर हमने चेंज लाना है, ठीक है। या फिर हम लोग उसको किसी ना किसी ऐसे सब्सटेंस में, सबस्ट्रेटम में ऐड करेंगे अगर हमने कोई वैक्सीन वगैरह बनानी है। तो उस नए होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस जब उसके अंदर शो होते हैं तो फिर हमें उसका रिजल्ट मिलता है, तब जाकर हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी होती है। और उसके बाद हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है या फिर उस नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है चेंज हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? और वही जो चेंज किया गया हमारा ऑर्गेनिज्म है या मॉडिफाइड किया ऑर्गेनिज्म है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्लियर है? तो अब इसके अंदर हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारा हेडिंग आ जाएगा टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर हमें बहुत सारे जो हैं टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हमें बहुत सारे वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर के अलावा हमें कुछ अदर एंजाइम हैं जैसे लाइगेजेस हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। और हमें एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी जिसका हम लोग डीएनए या उसकी जीन्स हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, अब डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे हमारे इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। सबसे पहले 1963 के अंदर आर्बर ने ई कोलाई के अंदर एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एक फिनोमेनन देखा, जिसमें क्या था कि अब एक बैक्टीरिया को अटैक करने वाला जो वायरस होता है, हमें पता है हम उसको एक बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, है ना। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जब बैक्टीरियोफेज था, तो आर्बर ने ये ऑब्जर्व किया कि ई कोलाई ने उसको जो है इन्फेक्ट करने से पहले अपने आप को क्या किया, अपने आप को बचाने का काम किया। मतलब उसका जो वायरस का डीएनए वगैरह था जो उसके अंदर इंसर्ट किया बैक्टीरिया के अंदर, तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, उससे रेजिस्ट कर लिया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगी उसके अंदर। तो उसने फिर इस चीज़ को जब आगे देखा तो उसने कहा
कि ये इनके अंदर जो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन है वो किसके कारण है, तो वो रेस्ट्रिक्शन जिस पूरे के पूरे मैकेनिज्म के कारण थी उसको उसने क्या कहा था, उसने इसको रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म बोला था, पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, इस पूरे के पूरे रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म के अंदर उसके पास में दो चीजें थी। कौन कौन सी? एक तो उसके अंदर थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, और दूसरे उसके अंदर थे मिथाइलेजेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जब उसने पूरे के पूरे रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम की बात की तो उसने कहा ये इस तरीके के एंजाइम्स हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने उस बैक्टीरियोफेज की जो ग्रोथ है उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर होने से रोका था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। इस वजह से इनका नाम क्या रखा गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रखा गया। ठीक है, इन्होंने जैसे ही एक बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियल सेल को अटैक किया तो उसके अटैक को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसलिए इनका नाम रखा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और जो हमने दूसरी बात कही है इसके अंदर कि उस रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के अंदर मिथाइलेजेस थे, वो क्या करते थे, वो मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करते थे टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। तो इससे क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया के खुद के जो है जीन्स हैं उनके साथ में ये मिथाइलेज क्या कर रहा था, वो मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कर रहा था, जिसके कारण ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो उसी बैक्टीरिया के खुद के जो है सिस्टम को डिग्रेड ना कर पाए, उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, उससे ये प्रिवेंट कर रहा था मिथाइलेज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने तो फॉरेन वाला जो है एक जो वायरस है उसका सिस्टम जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और खुद के भी जो हैं, अगर खुद के सेल्स हैं, खुद के जो है जीन्स हैं, जेनेटिक मटेरियल है, उसको भी अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए जो काम में आ रहे थे वो मिथाइलेजेस आ रहे थे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें उसने इसके अंदर देखी। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग जो हैं अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस भी बोल देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये उस डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या करते थे, अंदर से कट करने का, क्लीव करने का काम कर रहे थे, और क्योंकि ये एक न्यूक्लियेजेस एंजाइम की टाइप्स हैं इसीलिए ये क्या है, न्यूक्लियेज कहलाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो है, सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है फर्स्ट टाइम पे वो स्मिथ के द्वारा 1968 के अंदर डेवलप किया गया था, वो था HIND2, और इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, इसका थोड़ा सा देख लेना स्पेलिंग वगैरह हीमोफिलस का, है ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आजकल जो है हमने लगभग 1000 से भी ऊपर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जो है डेवलप कर लिया है, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। ठीक है, तो ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इनका जो नेमिंग है, तो इसकी नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स के बारे में अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, बाद में हम इसकी टाइप्स के ऊपर आएंगे। तो अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो जैसे हमारे पास में ये HIND2 है, ठीक है, एक हमारे पास में हम देख लेते हैं EcoR1 है। तो इन दो एग्जांपल्स को लेके देखते हैं। अब इनको नेम करने के रूल क्या हैं। HIND2 हमने कहा जिस बैक्टीरिया से मिला उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। EcoR1 हमें जिस बैक्टीरिया से मिलता है वो होता है एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, वो क्या होता है, एस्चेरिचिया कोलाई होता है।
तो इस एंजाइम का जो पहला नेम होगा, पहला वर्ड होगा, जैसे इसका पहला वर्ड क्या है, इसका पहला वर्ड है H, तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पहला वर्ड लिया जाएगा, वो वर्ड लिया जाएगा इस बैक्टीरिया के जीनस के नाम से। तो इसका जीनस का नाम है हीमोफिलस। कहां से स्टार्ट हो रहा है, H से हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर इज टेकन फ्रॉम जीनस ऑफ बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट के दो लेटर जो हैं I और N, ठीक है, ये कहां से लेते हैं, नेक्स्ट टू लेटर्स आर टेकन फ्रॉम स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या है हीमोफिलस की, इन्फ्लुएंजा है, तो इन्फ्लुएंजा का यहां पर क्या है I और N। तो नेक्स्ट टू वर्ड्स जो हैं एक एंजाइम की नेमिंग में वो कहां से लिए गए हैं, उसकी स्पीसीज से लिए गए हैं, ठीक है। जो फोर्थ लेटर होता है, फोर्थ लेटर हम लोग लेते हैं उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन से। फोर्थ लेटर कहां से लिया जाता है, फ्रॉम बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो भाई बैक्टीरियल स्ट्रेन बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, तो जिस भी टाइप की मान लो स्ट्रेन है वहां से इसका नाम लिया जाएगा। जैसे जो है हम लोग पढ़ते हैं, हमने 6th चैप्टर के अंदर कहा था कि ग्रिफिथ ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पर उसके पास में बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन थी, R स्ट्रेन और S स्ट्रेन, है ना, रफ स्ट्रेन थी और स्मूथ स्ट्रेन थी। तो वैसे ही यहाँ पर जो इसका यहाँ पर टाइप है वो एक D स्ट्रेन है, तो वहां से इसका नेक्स्ट फोर्थ लेटर लिया गया है। और इसका जो लास्ट में हम लोग यहाँ पर रोमन लेटर के अंदर जो हम नंबर लिखते हैं, नंबर रिटन इन रोमन, वो हम लोग लेते हैं कि जिस सीक्वेंस में इसको उस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया था। इट शोज अ सीक्वेंस फ्रॉम विच इट वाज टेकन फ्रॉम बैक्टीरिया। भाई जिस सीक्वेंस से हम उस बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन करते हैं तो वो सीक्वेंस का नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में HEND2। अब इको आराम की बात कर लें तो इको में ई वर्ड पहला लेटर जो है वो है इसकी जीनस का एस्चेरिचिया। कोलाई स्पीसीज है, इसके सी और वर्ड दो आगे हमारे पास में CO। R इसकी रफ स्ट्रेन है और 1 लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो लिया गया था E. कोलाई से। तो किसी भी टाइप का अगर इसका नेमिंग है तो नेमिंग के हमेशा यही रूल रहते हैं, चाहे आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल ले लो, किसी भी नाम को देख लो, तो उसको नेमिंग करने का तरीका, उसका नॉमेनक्लेचर का जो रूल्स है ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी टाइप्स की कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास में किन किन टाइप्स के हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस टाइप का, ठीक है, तो वो कहलाएंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस। ये रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस क्या करते हैं, ये डीएनए को एंड से कट करते हैं, कट द डीएनए फ्रॉम एंड। क्या करेंगे, डीएनए को जब एंड से कट करेंगे तो वो कहलाएंगे एक्सोन्यूक्लियसिस। और दूसरे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। तो एंडोन्यूक्लियसिस क्या करेंगे, ये डीएनए को अंदर से कट करेंगे, ठीक है, कहां से कट करेंगे, ये उसको अंदर से कट करेंगे। तो डीएनए जैसे मान लो हमारे पास में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर ये न्यूक्लियसेस जो हैं दोनों के दोनों ये काम कैसे करते हैं, ये उस डीएनए के अंदर अपना एक खास सीक्वेंस पहचानते हैं
उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं इन एंजाइम्स का रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? इन एंजाइम का वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। तो ये उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान कर, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, उसको सीक्वेंस को पहचान कर इसके जो शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे डीएनए जो है उसके क्या बन जाएंगे, पार्ट्स बन जाएंगे और डीएनए वहां से कट हो जाएगा। तो मिडिल से कट हो गया तो वो क्या, एंडोन्यूक्लियस होगा। क्लियर है? इस तरीके से वर्क करते हैं। एंड ये रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस इन एंजाइम्स के, इनको हम लोग खास नेम से बुलाते हैं, इनको कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं इनको? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। जो सीक्वेंस वो एंजाइम पहचान कर डीएनए से वहां से कट करता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के पार्ट के, जो अगर हम लोग उसको आगे से रीड करते हैं वर्ड को, चाहे उसको पीछे से रीड करते हैं सीक्वेंस को, तो वो दोनों कंडीशन में क्या है, सेम रीड किया जाता है। इसको पहले हम लोग इंग्लिश के एक या दो लेटर से समझ के देखते हैं, फिर हम इसको जीन के हिसाब से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास में ये वर्ड है मैडम, इसको जब हम आगे से रीड करेंगे फॉरवर्ड तरीके से तो MADAM आएगा, इसको बैकवर्ड रीड करोगे तो MADAM, तो सेम रीड हो रहा है ये वर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, दूसरा वर्ड जैसे हमारे पास में मलयालम है, तो इसको MALAYALM है और इसको बैकवर्ड रीड करोगे तो भी आपको क्या है, ये वर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सेम रीड किया जाएगा। तो इस तरीके के सीक्वेंसेस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब मान लो हमारे पास में 5 डायरेक्शन में GAATTC है, ये इसका 3 डैश एंड है और इधर से इसका 5 डैश एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका GAATTC है, बैकवर्ड से फिर इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, GAATTC और बैकवर्ड रीड करोगे तो सेम नजर आएगा GAATTC। ये सीक्वेंस जब इसने पहचान लिया तो इस सीक्वेंस को बोला जाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और यहां से पूरे के पूरे इस सीक्वेंस को क्या करेगा, पहचान कर वो एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस डीएनए को क्या कर देगा, यहां सारे पोर्शन से कट कर देगा। ठीक है, और जो हमने कहा था कि स्मिथ ने सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया था HIND2, वो HIND2 क्या करता था, वो ऐसे ही डीएनए के 6 बेस पेयर्स को पहचान कर कट करता था। ठीक है, उसकी रेंज क्या थी कि वो 6 बेस पेयर्स को मैक्सिमम पहचान कर कट कर सकता था। तो ये अलग अलग टाइप के अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है तो उन सभी का ये वर्किंग का तरीका, मैकेनिज्म क्या होगा, अलग अलग होगा। हर एक एंजाइम की अपनी रेंज है कि वो कितने बेस पेयर्स को पहचान कर काट सकता है, कट कर सकता है। क्लियर है? तो ये 2 टाइप के हमारे पास में हो गए और ये इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचान कर काटते हैं। ठीक है, क्लियर है? इससे नेक्स्ट हमारे बात ये आती है कि क्योंकि ये न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से इन एंजाइम्स को, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग केमिकल स्कालपल्स भी बोल देते हैं। ये इनके अदर 2 नेम्स हैं बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू कट द डीएनए इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर हमें पता है कैंची होती है, काटती है, काटने का आती है। ठीक है, तो केमिकल्स हैं, डीएनए, आरएनए, ये क्या है, केमिकल्स होते हैं। तो उन केमिकल्स को अब काटने वाला जो है, ठीक है, तो वह केमिकल स्कालपल कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो, इससे नेक्स्ट हमारे पास ये बात आती है कि अगर ये दोनों टाइप के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये डीएनए को एंड से कट कर रहे हैं, मिडिल से कट कर रहे हैं, तो ये 2 तरीके से कट लगा सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से कट अगर लगाएंगे
तो फिर इनके दो तरीके कट लगाने से जो डीएनए के पार्ट्स बनेंगे, एंड्स बनेंगे, वो डीएनए के एंड भी क्या बनेंगे, दो टाइप के एंड बनेंगे। ठीक है, जिसमें पहला टाइप का जो एंड होता है, पहले टाइप के एंड्स को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, स्टिकी एंड्स को हम लोग स्टैगर्ड एंड्स भी बोल देते हैं, या फिर इनको बोला जाता है कोहेसिव एंड्स। अब ये स्टिकी एंड्स कैसे बनते हैं, इसको समझने के लिए यहां पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लो हमारे पास में यही एग्जांपल है GAATTC की, और इधर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट सीक्वेंस ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में एग्जांपल है, और हमने क्या कर दिया, हमने अगर हमारा एंजाइम लगा दिया, अगर वो स्टिकी एंड बना रहा है तो स्टिकी एंड बनाने के टाइम पे ये क्या करेगा, स्टिकी एंड बनाने के टाइम पे ये दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उनमें से क्या करेगा, अगर मान लो इस स्ट्रैंड का ये जी बेस पेयर है, ठीक है, ये जी को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे सीक्वेंस को क्या कर देगा, यहां से कट कर देगा। क्या कर देगा, पूरे के पूरे सीक्वेंस को यहां से कट कर देगा एक स्ट्रैंड का, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड का सारा हिस्सा ये इसको बचा लेगा। ऊपर वाले का इतना सारा हिस्सा उड़ा दिया, लेकिन इस वाले का ये सारा हिस्सा रख लिया, और इस वाले में ये क्या करेगा, सिर्फ जी को उड़ा देगा। तो जब ये ऐसा काम करेगा तो इसमें से सिर्फ इसको रखा, बाकी सब पोर्शन उड़ा दिया, और इसमें से ये सारा का सारा पोर्शन इसने रख लिया, और सिर्फ लास्ट वाला जो जी है वो उड़ा दिया। तो ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो हैं दोनों स्ट्रैंड के, इसके ऊपर आकर नए फिट हो सके उस हिसाब से ये डीएनए को क्या करता है, कट करता है। तो ये हमारे पास में जो एक डीएनए का एंड बनेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टिकी एंड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, डीएनए का स्टिकी एंड बोलेंगे। क्लियर है चीज। दूसरे टाइप का जो एंड हमारे पास में बनता है उनको हम लोग बोलते हैं ब्लंट एंड्स। क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड्स बोलते हैं। तो एक ब्लंट एंड अब कैसे प्रोड्यूस होगा, मान लो मेरे पास में कोई सीक्वेंस ये है GCC CGG, और इधर मेरे पास में जो है इसके अपोजिट ये वाला आ जाएगा। क्लियर है। अब ब्लंट एंड कब बनेंगे, ब्लंट एंड तब बनेंगे जब दोनों स्टैंड में ये क्या करता है, इक्वल पोर्शन लेकर और इक्वल पार्ट से ये इस स्टैंड से डीएनए को कट करेगा। जैसे मान लो इसने क्या कर दिया, ये तीनों ऊपर वाले स्टैंड के और ये तीनों नीचे वाले स्टैंड के, अगर इनको यहां से क्या कर दिया, कट कर दिया, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, GCC बच जाएगा, CGG बच जाएगा, और इन तीनों को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये टाइप का जब डीएनए का एंड हमारे पास में बनेगा तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्लंट एंड। क्लियर है। तो इस तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का सारा जो है फंक्शन था, और इनकी टाइप्स थी, और किस तरीके के एंड से प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास में ये आती है कि हम इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके डीएनए को टुकड़ों के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर कट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये होता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को बड़े पार्ट्स में कट कर सकते हैं, है ना। जैसे हिंट 2 था, अगर वो 6 बेस पेयर वाले पार्ट को कट कर रहा है और कोई हमारे पास में इको R1 है, वो हमारे पास में उसके टेलर पेयर को जो है सिलेक्ट करके काट रहा है, कोई जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर्स को भी कट कर सकता है। तो उससे फिर क्या होगा, उससे डीएनए के क्या बन जाएंगे, कोई छोटे पार्ट्स बन जाएंगे, कोई बड़े पार्ट्स बन जाएंगे। तो उन सब डीएनए के मिक्सचर में से, बड़े और छोटे पार्ट्स में से हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सभी को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, और अपने हिसाब से उसी साइज का डीएनए हमें चाहिए होगा जो हमने आगे काम में लेना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास में आ जाएगी कि उन आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स का हमने क्या करना है, आइसोलेशन करना है। ठीक है, उनको वहां से आइसोलेट करके, अलग करके, सेपरेट करके हमने काम में लेना है। तो डीएनए की जो सेपरेशन है और उसकी जो प्योरिफिकेशन है, उसके लिए जो प्रोसेस काम में आती है, उस प्रोसेस का नाम है एगारोस
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या बोलते हैं इसको? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये क्या टेक्निक होती है? इस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर हम हमारी एक जो ऑपरेटस है, मशीन है, उसके अंदर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग एक जेल बिछाते हैं, ठीक है। और वो जेल जो होती है वो क्या होती है? एगारोस जेल होती है। एगारोस जेल हमें एगार से मिलती है, और एगार हमें पता है वो हमें किस एल्गी से मिलता है? जेलिडियम से मिलता है, ठीक है। जेलिडियम है और ग्रेसिलेरिया है, इनसे हमें अगार मिलता है। ये सी वीड्स कहलाते हैं, और इनसे हमें जो जेल ऑब्टेन होती है उसको हम लोग एगारोस जेल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उस अपरेटस के ऊपर, उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करते हैं, हमारी पूरी की पूरी एगारोस जेल को बिछा देते हैं, ठीक है। एगारोस जेल को बिछाने के बाद इसके क्या होते हैं, एक होता है कैथोड एंड और एक होता है इसका एनोड एंड, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारा सारा का सारा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये हमने पढ़ा हुआ है। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड क्या करेगा, इस अपरेटस में से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा, है ना। इसीलिए इसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्योंकि हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। तो इस अपरेटस में डीएनए को हम लोग सभी को क्या करेंगे, मान लो हमारे पूरा का पूरा डीएनए हमारा सारा यहाँ बिछा दिए, जिसमें छोटे बड़े सारे फ्रेगमेंट हैं। जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी रन करवाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी रन होने के कारण क्या होगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उसमें से जो सबसे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं तो वो सबसे फास्ट मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं, और जो डीएनए के लार्जर फ्रेगमेंट हैं वो स्लोली मूव करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं वो सबसे आगे मूव कर जाएंगे, और इससे जो बड़े हैं वो इससे स्लोली मूव करेंगे, इनसे बड़े फ्रेगमेंट हैं वो थोड़े और स्लोली मूव करेंगे, और सबसे जो लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सबसे स्लो रेट पर मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब इस तरीके से ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपस में से सेपरेट तो हो जाते हैं, लेकिन इनकी सेपरेशन के बाद डीएनए को हम लोग ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब हम लोग एक तरीके से जो है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का बोल सकते हैं। तो इसको अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व करने के लिए इसको क्या किया जाता है, इसको हम लोग स्टेन करते हैं, ठीक है। स्टेनिंग है, डाई है, कलरिंग है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है एथिडियम ब्रोमाइड। किसका यूज करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड, ETBr। इसके स्टेन करने के बाद हमें डीएनए फिर भी विजिबल नहीं होगा। इसके स्टेन करने के बाद हम इसके ऊपर जब यूवी रेस डालेंगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी रेडिएशन हमें डीएनए के ये अलग अलग जो बैंड हैं वो नज़र आते हैं, डीएनए बैंड्स, और वो किस कलर के नज़र आएंगे? ऑरेंज कलर के नज़र आते हैं, ठीक है। किस कलर के नज़र आएंगे? ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स नज़र आते हैं, तब हम जाकर इनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्लियर है? तो डीएनए सेपरेट हो गया, यही हमारा काम था कि हमने डीएनए को साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट करना है। सेपरेट कर लिया, अब इसको जब हम इस एगारोस जेल से रिमूव करते हैं, भाई डीएनए मिल गया साइज के अकॉर्डिंगली, अब जो जो साइज का हमें डीएनए चाहिए उसको हमें निकालना पड़ेगा इस एगारोस जेल से। तो उनकी एगारोस जेल से निकालने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, द रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एगारोस जेल इज नोन एज, उस स्टेप को हम लोग नाम देते हैं इल्यूशन का। क्या बोला जाता है? उस स्टेप को इल्यूशन बोला जाता है। तो इसका भी आपको सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है,
और नीट में आपको डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एथिडियम ब्रोमाइड का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो केमिकल यूज़ किया जाता है या कौन सी हम लोग रेस डालते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली जाती है, जेल का नाम पूछ सकते हैं, डीएनए के बैंड जो हैं वो किस कलर के शो आते हैं। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट वगैरह के क्वेश्चन जो हैं ये सारे इन्हीं में से बनते हैं। क्लियर है? तो उनसे जब हम इसको रिमूव कर लेंगे, रिमूवल ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम द एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नोन एज इल्यूशन। तो इल्यूशन जब हो जाएगी, डीएनए के हमें पार्ट्स फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, तो इनको हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इनको आगे काम में लिया जाएगा और इनको हम लोग या तो डीएनए को सीधा ही किसी होस्ट के अंदर डाल सकते हैं या फिर इनको किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम किसी और चीज़ों का सहारा लेते हैं जिनको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो हैं पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेक्टर्स जो हैं वो काम में आते हैं और आगे के जितने भी स्टेप्स हैं इस पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, उस सारी की सारी प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आज का आपको सारा का सारा जो टॉपिक है समझ में आ गया हो गया। तो इसको एक बार ध्यान से जो है रिवाइज कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन जो है ये काफ़ी हैवी वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।